मॉडर्न और घूंघट वाली बहू का एक ससुराल। सोना और दिव्या दोनों ही बहनें थी। सोना नए जमाने की मॉडर्न लड़की थी और दिव्या एकदम देसी सी घरेलू लड़की जो सादगी को पसंद करती थी। चलो दीदी, वरना कॉलेज की बस हमें छोड़कर ही ट्रिप के लिए निकल जाएगी। हाँ हाँ, बस आ रही हूँ। दिव्या तैयार होकर अपनी बहन के पास आ गई। उसे देखकर सोना हैरान हो गई। आप ऐसे कपड़ों में ट्रिप पर जाओगी? हाँ, इसमें क्या परेशानी है? दिव्या ने कमीज के साथ सलवार पहनी हुई थी और एक बड़ा सा दुपट्टा भी डाला हुआ था, जबकि सोना मॉडर्न से क्रॉप टॉप और स्कर्ट में थी। अगर आपको ऐसी ही हालत में जाना है तो अकेले ही जाइए, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। लेकिन क्यों? आपको अपनी बहन कहते हुए भी मुझे शर्म महसूस होती है। जानती हो, मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक बनाती हैं। आप 21वीं सदी की लड़की होकर इतनी ओल्ड फैशन क्यों हो? बस कर दिव्या, ये पहनावा ओल्ड फैशन नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है। काश कोई ये बात समझ पाता। और एक बात कान खोल कर सुन ले, ये कपड़े मैंने ट्रिप पर जाने के लिए पहने हैं, वरना मुझे तो साड़ियां पहनना ही अच्छा लगता है। तुझे मेरे साथ नहीं जाना है तो ना सही, मैं तो चली। दिव्या को अपने पहनावे पर नाज था। चाहे कोई कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, उसे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता था। ये कैसी दादी बूढ़ी का सा लुक बनाए रहती हो तुम दीदी? मुझे तो आपको देखकर बहुत ज्यादा हंसी आती है। आप 2023 में ऐसा लुक बनाकर चलता फिरता कार्टून लगती हो। सोना अपनी बहन का ऐसे ही मजाक उड़ाती रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और दिन बीतते बीतते दोनों ही बहनों की एक ही परिवार में शादी हो गई। शादी के बाद सोना और दिव्या को बड़ा ही संस्कारी और देसी सा परिवार मिला, जहाँ पर घर की बहुओं का घूंघट हटाकर रहना भी अलाउ नहीं था। अरे सोना बहू, ये तो किस तरह से काम कर रही है? क्या हुआ माँ जी? मैं ये टेबल ही तो साफ कर रही हूँ। तुझे कितनी बार समझाया है, मेरे घर की बहुएं घूंघट में रहती हैं। जब से मैं इस घर में शादी होकर आई थी, तब मेरी सास मुझे भी घूंघट में ही रहने को बोलती थी, और ये प्रथा हमारे परिवार में सदियों से चली आ रही है। तो मैं क्या करूं? नालायक, तू भी घूंघट कर ले। जरा देख अपनी बड़ी बहन को, कितने अच्छे से घूंघट करके सारे कामों को कर रही है। कुछ सीख उससे। एक तू ही है जो यूं ही बेशर्मों की तरह काम करती रहती है, और एक तेरी बहन है। तुम दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर है। और माँ जी, अब चुप भी हो जाइए। मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन दुनिया बदल रही है, इंसान बदल रहे हैं, तौर तरीके बदल रहे हैं, तो हम एक जगह पर ही क्यों रुके? मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने इस रिवाज को क्यों जिंदा रखना चाहती हो? इस सवाल का जवाब तुझे कभी नहीं मिलेगा। बस जितना बोल रही हूँ तू उतना कर, ज्यादा अपना दिमाग मत चला। विद्या ने सोना को चुप कर दिया। अब मेरा मुंह मत तक और जल्दी से घूंघट कर। सोना को ना चाहते हुए भी घूंघट करना पड़ा, लेकिन उसे घूंघट करके कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसके कदम भी लड़खड़ाने लगे और काम भी बिगड़ने लगे। अरे अरे सोना, संभल कर, देखो सामने दीवार है। दिव्या के बताने पर भी सोना चलती चलती दीवार में टकरा गई। दिव्या को घूंघट से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उसे तो उस सब में मजा आ रहा था। लेकिन बेचारी सोना को ऐसा करते हुए बिल्कुल सजा की तरह महसूस हो रहा था। ये घूंघट का नाटक कब खत्म होगा? ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सोना को घूंघट की आदत होने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन वो सीढ़ियों से उतरती हुई आ रही थी। एक तो ये साड़ी, ऊपर से घूंघट, मुझे तो इन दोनों चीजों ने मेरी नानी याद दिला रखी है। सोना सीढ़ियों से उतरते हुए ऐसे ही बोल ही रही थी कि तभी उसका पांव अपनी ही साड़ी में अटक गया, और वो बस गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी ननद हिमानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर भाभी जी। तुम्हारा शुक्रिया हिमानी, वरना आज तो मेरी कोई सी हड्डी टूट ही जाती। कोई नहीं, वैसे इस घूंघट और साड़ी में दिक्कत होती होगी ना? बहुत ज्यादा। ये दोनों चीजें जिंदगी की सबसे मुश्किल चीजें हैं। सोना ने ऐसे बोलते हुए अपने सामने की तरफ देखा, जहां पर दिव्या घूंघट में भी फटाफट काम निपटा रही थी। उसे देखकर सोना बोली, या शायद ये सब मुझे ही ज्यादा मुश्किल लगता है। मैं आज पछताती हूँ कि मैंने शुरू से ही मॉडर्न रहना क्यों पसंद किया। अगर मैं भी दीदी की तरह रहती तो मैं भी ये सब कुछ आसानी से कर पाती।
हमें अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहना चाहिए। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, कल मेरा एग्जाम है तो मुझे उसी की तैयारी करनी है। ठीक है, हिमानी ऐसे बोलकर चली गई। सोना भी नीचे आ गई। अरे दीदी, आज आपने अकेले ही सारे काम निपटा दिए? हाँ, वो तुझे घूंघट करके सफाई वगैरह में दिक्कत आती है ना, तो मैंने ही सब कुछ कर दिया। तू चाहे तो रोटियां बना लेना। ठीक है। सोना रोटियां बनाने रसोई में चली गई। वो घूंघट करके ही सारे काम कर रही थी। ये लाइटर कहाँ गया? ये रहा। सोना ने सारी तैयारियां करके जैसे ही गैस ऑन किया, उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा गैस की आग की लपेट में आ गया। लेकिन घूंघट की वजह से उसे सबका पता ही नहीं चला और वो अपने काम में लगी रही। थोड़े चावल भी हैं तो एक काम करती हूँ, बस थोड़ी सी ही रोटियां बना लेती हूँ। सोना ऐसे ही काम में लगी हुई थी और पीछे से उसका पल्लू जलता जा रहा था कि तभी किचन में विद्या आ गई और साड़ी का जलता पल्लू देख उसने जल्दी से सोना के शरीर से अलग कर दिया। बहू, जल्दी किसी बर्तन में पानी दे। कुछ पानी का छींटा मार कर तो कुछ हवा करके किसी तरह विद्या ने आग को बुझा ही दिया। सोना इस सबसे बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तू ठीक तो है ना बहू? क्या खाक ठीक माँ जी, ये बता कि काम करते वक्त तेरा दिमाग कहाँ रहता है? बस कीजिए आप माँ जी, इस सब में मेरा नहीं आपके घूंघट की गलती है। आज सुबह इस घूंघट की वजह से मैं सीढ़ियों से गिरने वाली थी और इस हादसे से तो मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन आपको हर चीज में बस मेरी ही गलती नजर आती है। पर भाभी सही कह रही है माँ, इस सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। भला घूंघट करके हम अपने आसपास का ज्यादा ख्याल कैसे रख सकते हैं? माँ जी, मैं भी इस घूंघट के रिवाज के खिलाफ हूँ। अब मैं और घूंघट नहीं करूंगी। आज अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाती। माँ, आप जानती हो इसने कभी भी मायके में साड़ी की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन ससुराल में ये साड़ी पहन रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आप अब इस घूंघट के रिवाज को खत्म कर दो, यही सबके लिए सही है। माँ, भाभी सही कह रही है। कल को अगर आपकी बेटी को ऐसा ससुराल मिला जहाँ घूंघट करना जरूरी हो तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। और वक्त के साथ तो सब कुछ बदल रहा है, तो हमें भी बदलना चाहिए। सभी की बातें सुनकर विद्या को भी अब समझ आ गया। शायद तुम सही हो, हमें भी बदलना चाहिए। मैं अब और तुम्हें घूंघट में रहने को नहीं बोलूंगी, जियो जैसे तुम्हें जीना है। अपनी सास की बातें सुनकर बहुएं बहुत खुश हुईं। उस दिन के बाद से किसी ने उस घर में घूंघट नहीं किया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। देवकी अपनी 4 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी सबसे बड़ी और छोटी बेटी का रंग तो बिल्कुल उसी पर गया था। उसकी दोनों बेटियां गोरी चिट्टी थीं, लेकिन लक्ष्मी और स्वरा का रंग अपने बाप पर जाने की वजह से काला था। देवकी तो अपनी चारों ही बेटियों से बराबर प्यार करती थी, लेकिन रंग की वजह से बचपन से ही रागिनी और मोना अपनी काली बहनों से भेदभाव करती थीं। रागिनी दीदी देखो, आज मुझे टेस्ट में पूरे 100 मार्क्स मिले हैं। माँ ये देखकर कितनी खुश होंगी ना। दिखा तो जरा। हाँ, पूरे 100 ही हैं, लेकिन अब नहीं रहेंगे। रागिनी ने लक्ष्मी के हाथ से उसका टेस्ट पेपर छीनकर फाड़ दिया। ये आपने क्या किया दीदी? वही जो करना चाहिए था। मुझे बस 10 मार्क्स मिले हैं और तुझे पूरे 100। इस बात को मैं कैसे हजम कर सकती थी? आप बहुत बुरी हो। जाकर आईना देख, तब पता चलेगा कि कौन बुरा है। रागिनी इतराती हुई चली गई। बेचारी लक्ष्मी आंखों में आंसू लेकर अपने फटे हुए टेस्ट पेपर को देखकर रो रही थी। एक तरफ रागिनी ने लक्ष्मी से ऐसा बर्ताव किया था, तो वहीं दूसरी तरफ काली स्वरा दीदी क्या बना रही हो? मैं कुछ नहीं, मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा प्रैक्टिस, जरा दिखाओ। मोना स्वरा की मेहंदी लगाने वाली बुक के पास गई, जिसके अंदर बहुत सारे डिजाइन्स बने हुए थे। क्या तुम इसमें से देखकर मेहंदी लगाती हो? हाँ। अच्छा, मोना ने उसकी किताब को उठा लिया। अब मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। मेरी किताब वापस कर मोना। नहीं, अब ये मेरी है। दोनों में ही खींचातानी होने लगी, जिसकी वजह से पूरी किताब फट गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। अब इसे तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। मोना चली गई। बेचारी स्वरा अपनी फटी हुई किताब को देखती रह गई। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते सालों निकल गए। चारों लड़कियां बड़ी हो गई थी, लेकिन गोरी बहनों के बर्ताव में जरा भी अंतर नहीं था। मोना देख, मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर। हटना काली,
मुझे देर हो रही है। मोना की ये बात उसकी माँ देवकी ने सुन ली। मोना, ये क्या तरीका है अपनी बड़ी बहन से बात करने का? माँ प्लीज इन्हें मेरी बहन तो मत कहा करो, इतनी काली कलूटी मेरी बहन तो नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। देख, तेरी बहन ने तेरे लिए कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है और तू है कि अरे माँ, मुझे इस काली के हाथों से बनी ड्रेस नहीं पहननी है। कहीं से पहनकर मैं ही काली कलूटी ना हो जाऊं। जो कपड़े तूने पहन रखे हैं वो भी लक्ष्मी और स्वरा ने ही सिले हैं, समझी? तुम दोनों बड़ी और छोटी तो किसी काम की हो नहीं, बस रंगों की ही गोरी हो। अरे अपनी बहनों से कुछ सीखो और आपस में मिलजुल कर रहा करो। इस तरह लड़ लड़ कर मेरी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। देवकी ने मोना को बहुत सुनाया, जिसकी वजह से वो कुछ समझने के बजाय उल्टा अपनी काली बहनों से और ज्यादा चिढ़ने लगी और अपने कमरे में चली गई। माँ, आपने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। कोई नहीं, तुम उसे छोड़ो और मेरे साथ किचन में आओ। स्वरा और लक्ष्मी किचन में चली गई। रागिनी ने भी छिपकर सारी बातें सुन ली। वो चुपके से मोना के पास गई। मोनी, अरे मोनी, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मुझसे भी नहीं? मैं तो तेरी फेवरेट दीदी हूँ। चल गुस्सा थूक और मेरी बात सुन। मैं जानती हूँ आज भी उन काली माइयों की वजह से तुझ पर डांट पड़ी है ना? हाँ। अरे तो तू अपना मूड क्यों खराब कर रही है? गलती उनकी है तो मूड भी उन्हीं का खराब होना चाहिए। कैसे? इधर सुन, मेरे पास एक आइडिया है। रागिनी ने मोना को अपना पूरा आइडिया सुना दिया। मोना को भी उसका आइडिया बहुत पसंद आया। ग्रेट दीदी, हम अभी ही इस काम को करेंगे और जब कल आपको देखने वाले आएंगे तब तक तो उन दोनों काली मुंडों के मुंह पर 12 बज चुके होंगे। तो देर किस बात की है, चल चलते हैं। स्वरा और लक्ष्मी की गैर मौजूदगी में मोना और रागिनी उनके कमरे में चली गईं। स्वरा और लक्ष्मी को मेकअप वगैरह का भी बहुत ज्यादा शौक था। उनके पास बड़ी बड़ी मेकअप की किट थी। मोना और रागिनी ने जाकर उनकी मेकअप किट निकाल ली। दीदी, हथियार मिल गया, चलो जल्दी से काम शुरू करते हैं। दोनों बहनों ने मिलकर अपनी काली बहनों के मेकअप में स्किन को खराब करने की दवा मिला दी और ऐसे कमरे से बाहर आ गईं जैसे कुछ किया ही ना हो। अगले दिन जब उनके घर पर मेहमान आए तो दोनों ही बहनों ने अपना मेकअप किया। मेकअप करते ही उनकी स्किन में जलन होने लगी और उनके चेहरे पर मोटे मोटे दाने हो गए। लक्ष्मी दी, क्या आपके भी? हाँ। सभी मेहमान उनकी शक्ल और रंग को देखकर उनका मजाक सा बनाने लगे, जिसे देखकर दोनों गोरी बहनें बहुत खुश हुई। दीदी, ये तो फैंटास्टिक आइडिया था। देखो, मुझ पर डांट पड़वाने वालियों की शक्ल कितनी भद्दी हो गई है। जो जिस लायक होता है उसे वैसा ही मिलता है। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतने लगे और रागिनी की शादी का दिन आ गया। रागिनी, आज तो तुझे स्वरा और लक्ष्मी ही सजा देंगी। नहीं माँ, मैं तो बड़े पार्लर से ही तैयार होंगी। मुझे इन कालियों के हाथों से बिल्कुल भी तैयार नहीं होना है। देवकी शादी के दिन कोई बवाल नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने रागिनी की बात को मान लिया। रागिनी तैयार होकर बड़ी ही सुंदर लग रही थी। शादी की सभी रस्में अच्छे से हुई और देखते ही देखते जूता चुराई का समय आ गया। लक्ष्मी और स्वरा ने जूते चुरा लिए कि तभी वहां मोना आई। तुम्हें मेरी गोरी चिट्टी दीदी की जूता चुराई करने का कोई हक नहीं है, इन्हें मुझे दो। मोना उनके हाथों से जूते ले गई कि तभी दूल्हे राजा बोल पड़े। अरे साली साहिबा, जो चाहिए ले लो, लेकिन इस दूल्हे को उसके जूते दे दो। जी जीजू, लेकिन मुझे जूता चुराई के नेग में पूरे 50,000 रुपए और डायमंड नेकलेस चाहिए। इतनी सी बात, ये लो। वरुण ने एक कहने पर अपनी साली को उसका मुंह मांगा नेक दिया, जिसे देख काली सालियां बोली, जीजू हम भी आपकी साली हैं, हमें भी तो नेक दो। क्या तुम मेरी इतनी सुंदर पत्नी की बहनें हो? अरे जाओ जाओ, तुम जैसी कालियों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर नेक चाहिए तो मोना से ही 100 रुपए ले लेना। वरुण की बात सुनकर सभी मेहमान हंसने लगे। लोगों को हंसता देख दोनों बहनों की आंखें भर आईं कि तभी दूल्हे की माँ शारदा भीड़ से निकल कर आई और वरुण को एक करारा थप्पड़ मारा। तुझे शर्म नहीं आती अपनी सालियों से ऐसा बर्ताव करने में? नालायक, क्या तुझे मैंने यही संस्कार दिए हैं? तूने आज मेरी नाक कटा दी। और बहू तू, मोना बेटा तू भी। अरे ये दोनों भी तुम्हारी ही बहनें हैं और तुम इनकी बेइज्जती होते खुश हो रही हो। मोना और स्वरा, अगर इन्हीं की जगह तुम दोनों यहाँ होती तो तुम्हें कैसा लगता?
शारदा की बात सुनकर दोनों बहनें शांत हो गई। आपस में भेदभाव करना बहुत गलत है। आज तुम सभी साथ हो, कल को शादी करके अलग अलग घर चली जाओगी, तब तुम्हें एक दूसरे की अहमियत समझ आएगी। रहने दीजिए आंटी, ये अभी छोटी हैं, हमें इनकी बातों का बुरा नहीं लगता। अपनी बहन की बातें सुन और प्यार को देखकर मोना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत गलत कर रही थी। आज आपकी बातों ने मेरे अंदर के शैतान को खत्म कर दिया। लक्ष्मी दी, स्वरा दी, अपनी इस चांडाल बहन को हो सके तो माफ कर देना। पगली, रो क्यों रही है? मेकअप खराब हो जाएगा। स्वरा की बात सुनकर सभी हंस पड़े। मोना ने आज पहली बार अपनी काली बहनों को गले से लगाया। दीदी, इस मिले हुए नेक पर मुझसे ज्यादा आप दोनों का हक है। हम तीनों का। तीनों बहनें आपस में घुल मिल गईं। उन तीनों को देखकर रागिनी भी मुस्कुराने लगी। सभी ने मिलजुल कर शादी को एंजॉय किया और तीनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगी।